नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका में हमने वह देश कौन सा है इस कविता का अध्ययन किया था। आज हम वह देश कौन सा है इस कविता पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम फिर एक बार इस कविता का वाचन करते हैं। वह देश कौन सा है। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहरती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। तो बच्चों, इस प्रकार राम नरेश त्रिपाठी जी ने भारत की विभिन्न विशेषताओं का बहुत ही सुंदर ऐसा वर्णन वह देश कौन सा है इस कविता में किया है। अब हम इस कविता पर आधारित शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: गिरी, गिरी मतलब पर्वत। चरण, पैर। दुलारा, दुलारा का अर्थ है प्यारा। दूजा, अन्य, धन, संपत्ति। नाज, नाज का अर्थ है अनाज। निरंतर, निरंतर मतलब सदैव। प्रकृति, प्रकृति मतलब निसर्ग, प्रसून, फूल। मनमोहिनी, मन को मोहित करने वाली। रत्नेश, सागर। रसीले, रसीले का अर्थ है रसयुक्त। शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ। संसार, संसार का अर्थ है विश्व। सलोना, सुंदर। सुधा, अमृत। नवक्रांति, नवीन विचार। अब हम इस कविता पर आधारित प्रश्न देखते हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और कोष्टक में दिए हुए शब्द है सलोना, मुकुट, दुलारा, प्रकृति, अनंत। पहला वाक्य है मनमोहिनी डैश की जो गोद में बसा है। और रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है प्रकृति। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। 2. सिंचा हुआ डैश वह देश कौन सा है। सिंचा हुआ डैश वह देश कौन सा है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है सलोना। सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। 3. जिसके डैश धन से धरती भरी पड़ी है। और रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है अनंत। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। 4. जन जन का डैश वह देश कौन सा है। उचित शब्द है दुलारा। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। 5.
जिसका डैश हिमालय वह देश कौन सा है। और इस रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है मुकुट। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। अगला प्रश्न, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत लिखिए। पहला कथन है, भारत में सभ्यता का उदय बहुत बाद हुआ। और यह कथन गलत है, इसलिए उत्तर गलत। दूसरा वाक्य, हमारा देश संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। और यह कथन सही है, उत्तर सही। 3, भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद नहीं करते। यह कथन गलत है, इसलिए उत्तर लिखना है गलत। 4, भारत में अनेक फल, अनाज, मेवे, फल फूल उत्पन्न होते हैं। और यह कथन सही है। 5, भारत के चरण निरंतर समुद्र धो रहा है। और यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत का मुकुट हिमालय किस दिशा में है। और इस प्रश्न का उत्तर है, भारत का मुकुट हिमालय उत्तर दिशा में है। भारत का मुकुट हिमालय उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न, नदियों को सुधा की धारा क्यों कहा गया है। और इस प्रश्न का उत्तर है, नदियों को सुधा की धारा कहा गया है क्योंकि नदियों का पानी ही फल, अनाज, सारी वनस्पति को सींचकर सभी जीवों को जीवन देता है। नदियों को सुधा की धारा कहा गया है क्योंकि नदियों का पानी ही फल, अनाज, सारी वनस्पति को सींचकर सभी जीवों को जीवन देता है। 3, नवक्रांति के पुजारी से कवि का क्या तात्पर्य है। और इस प्रश्न का उत्तर है, नवक्रांति के पुजारी से कवि यह कहना चाहते हैं कि भारत के नागरिक नए विचारों और नवीन खोजों को तुरंत अपना लेते हैं। नवक्रांति के पुजारी से कवि यह कहना चाहते हैं कि भारत के नागरिक नए विचारों और नवीन खोजों को तुरंत अपना लेते हैं। भारतवर्ष का सुख कैसा प्रतीत हो रहा है। भारतवर्ष का सुख कैसा प्रतीत हो रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर है, भारतवर्ष का सुख स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है। भारतवर्ष का सुख स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा है। नदियां किसकी धारा बहा रही है। और इस प्रश्न का उत्तर है, नदियां अमृत की धारा बहा रही है। नदियां अमृत की धारा बहा रही है। 6, संसार का शिरोमणि कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर है, संसार का शिरोमणि भारत है। संसार का शिरोमणि भारत है। अगला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत देश का चरण धो रहा है। भारत देश का चरण धो रहा है। और इस प्रश्न का उत्तर है रत्नेश। भारत देश का चरण कौन धो रहा है, तो रत्नेश। तो रत्नेश यह इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत देश का मुकुट है। भारत देश का मुकुट है, तो भारत देश का मुकुट कौन है, तो हिमालय, हमारा हिमालय पर्वत। भारत देश का मुकुट है हिमालय। 3, मैदान गिरी व वनों में लहराती है। मैदान गिरी व वनों में कौन लहराती है, तो इस प्रश्न का उत्तर है हरियाली। मैदान गिरी व वनों में हरियाली लहराती है। अब इस कविता पर आधारित समानार्थी शब्द, हिमालय, हिमालय के लिए समानार्थी शब्द है
नगपति। सागर, सागर के लिए समानार्थी शब्द है समुद्र या रत्नेश। सुधा, पीयूष। फूल के लिए समानार्थी शब्द है पुष्प या प्रसून। दिवस के लिए समानार्थी शब्द है दिन। रात, निशा। गिरी, गिरी के लिए समानार्थी शब्द है पर्वत। वन, विपिन। संसार, दुनिया। मैं फिर एक बार इन समानार्थी शब्दों को दोहराती हूँ, ध्यान से सुनना है। हिमालय, नगपति। सागर, समुद्र या रत्नेश। सुधा, पीयूष। फूल, पुष्प या प्रसून। दिवस, दिन। रात, निशा। गिरी, पर्वत। वन, विपिन। और संसार, संसार के लिए समानार्थी शब्द है दुनिया। तो बच्चों, वह देश कौन सा है? इस कविता पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यह सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको आपके हिंदी कॉपी में लिखने हैं और ध्यान देकर पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।